नमस्ते मित्रों, आज हम पढ़ेंगे एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र विकास के समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के उद्भव को एक निश्चित युग में स्थिर नहीं कर सकता क्योंकि प्रत्येक शास्त्र का संबंध अपने भूतकाल के ज्ञान से संलग्न होता है। इस प्रकार कोई शास्त्र किसी विशेष गुण में आकाश से गिर नहीं पड़ता वरन उसका क्रमशः विकास होता है। ठीक यही समाजशास्त्र पर भी लागू होता है। समाजशास्त्र की सामग्री जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं आज नहीं जन्मी, बल्कि उसका इतिहास अतीत की जड़ों में है। बस नवीन शाखाएं निकल आई हैं। सभ्यता के इतिहास के प्रारंभिक दौर में ही मनुष्य अपने सहचरों शाखाओं के बीच अपनी जीवन स्थिति के संबंध में निरंतर सोचता आया है। सामान्य जनजीवन की समस्याओं और सुगत संभावनाओं ने एक साथ उसे उत्तेजित किया है। उसके अशांत और जिज्ञासु मन में इन्होंने संभावनाओं ने एक साथ उसे उत्तेजित किया है, बार बार उथल पुथल पैदा की है। धीरे धीरे सामान्य जनजीवन की विविध आवश्यकताओं ने समाज विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को जन्म दिया। एक समय ऐसा भी था जब ये सारी छानबीन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आती थी। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ये सब परस्पर एक दूसरे से बड़ी बेतरतीब तरीके से घुली मिली थी और इनके बीच कोई विभाजन रेखा नहीं थी। समय गुजरने के साथ साथ विविध समाज विज्ञानों में एक एक करके दर्शन शास्त्र की तौक से मुक्ति पा ली और अपने लिए अलग और स्वतंत्र रास्ते की तलाश शुरू कर दी। समाज विज्ञान के एक अनुशासन का नाम राजनैतिक दर्शन पॉलिटिकल फिलॉसफी होना इसी प्रवृत्ति का परिचायक है। राजनीतिक दर्शन के सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति तथा राज्यसत्ता की प्रकृति और विकास की पड़ताल करते हैं। वे नागरिकों और राजसत्ता के बीच संबंध तथा अन्य अनेक समस्याओं सरकारों का वेदन करते थे। इसी तरह एक पृथक और स्वतंत्र समाज विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का उद्देश्य विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के साथ साथ आर्थिक प्रगति के व्यापक तथा जटिल मुद्दों की तह में माना जाता है। कालांतर में मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव व्यवहार शास्त्र आदि सरीखे समाज विज्ञान की अन्य शाखाओं का सैन्य प्रादुर्भाव हुआ। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान शाखाओं में नव्यतम है। इसके विकास की कहानी बड़ी रोचक है। सन 19वीं शताब्दी में अगस्ट काम्ट ने 1798 से 1857 नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने इस नए समाज विज्ञान को समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का नाम दिया। अंग्रेजी का शब्द सोशियोलॉजी सोशियस और लोगस इन दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियस का अर्थ होता है मित्र या साचर, जबकि लोगोस का अर्थ होता है शब्द। समाजशास्त्र मनुष्य के व्यवहार से सरोकार रखता है। चूँकि इस तरह का व्यवहार खास मूल्यों के प्रति लोगों के रुझान में बहुत हद तक प्रभावित होता है। सामाजिक व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए दरमियान समाजशास्त्री को उन मूल्यों से टकराना पड़ता है। बेशक मूल्यों का अध्ययन बिल्कुल उसी तरह से नहीं करता जैसे एक दार्शनिक करता है। वह मूल्यों को सामाजिक तथ्य या ऐसा कुछ मानता है जो पहले से ज्ञात हो और मानवों के सामाजिक आचार व्यवहार पर उनका प्रभाव का विश्लेषण करता है। पर फिर समाजशास्त्री को मूल्यों के दार्शनिक आधार में संपर्क रहना पड़ता है और वह इसमें असफल रहता है तो लोगों की विश्व दृष्टि, उम्मीदों, आशाओं और सपनों को समाचीन मूल्यांकन उसके लिए संभव नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर कोई समाजशास्त्री भारतीय संस्कृति के दार्शनिक आधार से परिचित नहीं तो वह निसंदेह भारतीय समाज की व्याख्या तथा विश्लेषण करने में बुरी तरह असफल होगा। सामाजिक दर्शन में थोड़ी बहुत पैठ हासिल करने के बाद कोई समाजशास्त्री जनमानस और उनकी परंपराधारित प्रवृत्तियों तथा दृष्टिकोण की गहराई में उतरकर उन्हें समझ सकता। पुनः यह कहा जा सकता है कि यदाकदा समाजशास्त्री परिचर्चाओं की मंजिल दार्शनिक और अभिव्यक्ति चिंतन होती है। उदाहरण के लिए धर्म पर परिचर्चा में दुर्खीम सबसे पहले चिंतन की कोटियों पर सामाजिक प्रभाव को बहस का मुद्दा बनाते हैं और तत्पश्चात ज्ञान मीमांसा संबंधी बहस की ओर अग्रसर होते हैं। इस दृष्टि में सामाजिक परिप्रेक्ष्य सामाजिक तथ्यों का निर्धारक कारण है। दुर्खीम अपना विचार इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। मेरा विश्वास है कि समाजशास्त्र दार्शनिक सवालों को पुनर्जीवित करने में किसी अन्य विज्ञान से अधिक योगदान देता है। यह तय है कि दार्शनिक चिंतन के स्वरूप में साथ स्वाभाविक प्रयोग द्वारा समाजशास्त्री चिंतन को खुद
जारी रखेगा। समाजशास्त्री चिंतन अंततः हमें दार्शनिक चिंतन की ओर ले जाता है। इस बात की पुष्टि के लिए एक सीधा साधा उदाहरण दिया जा सकता है। सामाजिक स्थायित्व के हित में हर प्राणी का दायित्व है कि वह समाज द्वारा प्रस्तावित निर्दिष्ट मानदंडों का पालन करे, पर यह सवाल उठाना जायज है कि किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए अगर वह खास निर्दिष्ट मानदंडों का पालन करने के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर पाता और अपने इस नकारात्मक रवैये के पक्ष में तर्क देने में भी समर्थ है, तो क्या उसे विवेक का सहारा लेकर अकेले चलने की हिम्मत करनी चाहिए? सामाजिक विधिविधानों को कोपभजन बनाना स्वीकार कर लेना चाहिए। इस स्थिति में समाज उसे किस सीमा तक अपने तथा सब कुछ करने की छूट दे सकता है? इस तरह समस्याएं कैसे सुलझाई जा सकती हैं? इन्हीं सवालों में अतीत मानव मस्तिष्क को दलित करता। आने वाले वर्षों में वे ऐसा करते होंगे। इन सवालों के इर्द गिर्द दार्शनिक चिंतन धाराओं के प्रादुर्भाव हुआ। अतीत ने हपायक सुकरात जिन विचारों का प्रचार प्रसार किया वे सही थे। उसके समकालीन गलत चीज़ों का पक्षधर थे, पर सुकरात को समय के अनुसार नहीं चलने की सजा भुगतनी पड़ी। सुकरात ऐसा अकेला व्यक्ति नहीं था। हर युग में ऐसे विद्रोही पैदा हुए जिन्होंने अपनी ईमानदारी और खुले विचार व्यक्त करने की कीमत दंड से चुकानी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि उनके विचार समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों के अनुरूप नहीं थे। ऐसे मामले में कुछ सवालों को जन्म देते हैं। समाजशास्त्री तथा दार्शनिक दोनों को सरोकार है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का समाजशास्त्र के उद्भव में बहुत योगदान रहा। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में इतिहास का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इसके प्रभाव के कारण समाज की रूपरेखा बदल गई। यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 2021 में आया हुआ है। धन्यवाद।